नमस्कार, सलाम सभी का स्वागत है आपके प्यारे से वीडियो और प्यारे से चैनल द ज्ञान गुंजन में। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन के मध्य किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के बनने वाले हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। पूरा जितना भी ड्यूरेशन होगा इसमें जो है आपके 25 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। ये सभी प्रकार से जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, यदि उसमें आते हैं, आपकी जनरल साइंस आती है, जीएस आती है, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना। आपका टॉपिक क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बैलेंसी है और केमिकल बॉन्डिंग है। इससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर और पहले क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्या कहा गया है। आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा। लिखा है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम किस प्रकार से आप याद करेंगे, प्रोटॉन के खोजकर्ता का किस प्रकार से याद करेंगे और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम किस प्रकार से याद करेंगे। आप जानते हैं कि मार्केट में चल रही एक ट्रिक है जिसको यहाँ पास मैंने लिख रखा है। क्या है, ईंट पर नाचो। ईंट पर नाचो से किस प्रकार से आपको समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो जो शब्द आता है इस प्रकार का, तो ई से है इलेक्ट्रॉन और इसके खोजकर्ता कौन है, थॉमसन या थॉमसन। ठीक है ना, जे थॉमसन भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है यदि प्रोटॉन की, यहाँ पास देखिए पर में पहला वो जो लेटर आता है पी आता है जिससे प्रोटॉन को प्रदर्शित किया जाता है और इसके जो खोज करता है वो हैं रदरफोर्ड। फिर तीसरा शब्द आता है नाचो। नाचो में जो ना शब्द है, एन शब्द है, इसका क्या अर्थ है, ये न्यूट्रॉन को दर्शाता है। तथा जो सी शब्द, सी वर्ड जो भी लेटर आया हुआ है वो चैडविक नाम के वैज्ञानिक को, उसके नाम को दर्शाता है, जिससे कि ये तीनों जितने भी हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फादर जो हैं, उनके खोजकर्ता हैं, उनके तीनों के नाम की ट्रिक है। ये बाज़ार में इस समय ज़्यादा चल रही है, प्रचलित भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बढ़िया अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो आप प्रश्न 1 को बिल्कुल करने में क्या है, सक्षम हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस ट्रिक को बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा और आप बता देंगे। इसके जो खोज करता है इलेक्ट्रॉन के क्या है, जे थॉमसन है, ये यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है उसको बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये दिखा है। ठीक है ना। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसका समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है। तो आप बता सकते हैं हमें कि कौन सा तत्व है, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जितने भी क्या हैं, समस्थानिक। समस्थानिक से तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। दो टर्म आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सबसे पहला टर्म है समस्थानिक। ये समस्थानिक क्या होता है और फिर समभारिक क्या होता है। अब आप याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं एक क्रम अनुसार क्या कर दिया गया है, उनको स्थित करा गया है, उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो परमाणु क्रमांक ये क्या दर्शाता है, ये स्थान को दर्शाता है कि कौन सा तत्व किस पीरियड में, किस ग्रुप नंबर में स्थित है। समझ लीजिएगा ध्यान करके। संभारिक क्या दर्शाता है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, कितने उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन हैं तथा कितने न्यूट्रॉन हैं। समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से संभारिक क्या दर्शाता है, समस्थानिक क्या दर्शाता है। तो मतलब समस्थानिक, सम माने बराबर और स्थान माने परमाणु क्रमांक। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप बी नंबर के क्वेश्चन जब जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है। हाइड्रोजन में देखिएगा, इनमें जितने भी हैं इनके जो परमाणु इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसका परमाणु भार है ऊपर दर्शाया गया है तथा नीचे की ओर क्या दर्शाया गया है, ये इस प्रकार से कुछ H1 क्या दर्शाता है, परमाणु क्रमांक, और 2 क्या दर्शाता है, आपका परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या दर्शाता है, ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। कहाँ, न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में तथा प्रोटॉन की संख्या कक्षक में दर्शाता है। और ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है, ये भैया आपका दर्शाता है कि प्रोटॉन कितने हैं नाभिक में। ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन कहा गया है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न हैं। तो आपका ये हाइड्रोजन है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न हैं। जैसे एक इनके देखिएगा, ये समस्थानिक किस प्रकार से हैं, इनके नीचे देखिए सभी में क्या है, एक एक क्या किए गए हैं, परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक सेम है, अतः ये समस्थानिक है तथा इनके नाम हैं, जैसे 2 प्रोटॉन वाला है तो उसका नाम है प्रोटियम, 1 प्रोटॉन वाले का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे वाले का प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। इस प्रकार से कुछ नाम हैं इनके। तो आप याद कर लीजिएगा, जो दो परमाणु भार वाला है उसका नाम है प्रोटियम,
3 परमाणु भार वाला है तो उसका नाम है ड्यूटेरियम, 4 परमाणु भार वाला है तो उसका नाम है आपका ट्राइटियम। ठीक है ना, अब ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है कि परमाणु के भरने का क्रम किस प्रकार सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बेटा दिया गया है आपका, ए नंबर दिया गया है पाउली-अपवर्जन नियम, बी नंबर दिया है हुंड का नियम, 3 नंबर दिया गया है अफबाऊ सिद्धांत, या 4 नंबर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपका क्या होगा, ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर होगा कि हुंड ने बताया था कि किसी भी इस प्रकार से यदि क्या दिए गए हैं, कोई भी बॉक्स दिया गया है, इनको हम कक्षक बोलते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में सर्वप्रथम भरने का क्रम पहले होगा, हम एक बार क्लॉकवाइज सभी कक्षक में भर देंगे। तत्पश्चात जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब हम दूसरे कक्षकों में भरना प्रारंभ करेंगे। आपको समझ आ चुका है। पाउली-अपवर्जन नियम में क्या बताया गया है कि प्रत्येक कक्षक में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, परंतु 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बताना है। आप जरूर कमेंट में बताइए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप ऑक्सीजन का जरूर बता दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं, सबसे पहले हीलियम का परमाणु क्रमांक देखते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 है तथा इसका परमाणु भार 4 है। बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है ना, तो हीलियम के नाभिक में क्या प्रेजेंट होंगे, नाभिक में सदैव क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, परंतु प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कक्षक में, बाहरी कक्षकों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं कि जितने भी, यदि कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व है उसमें नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके कक्षक, बाहरी कक्षक में भी होंगे, जिससे कि संरचना बैलेंस हो। आपने रदरफोर्ड का जो भी मॉडल है आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो चलिए बात करते हैं कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है। तो नाभिक में कितने होंगे, कम से कम 2 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। क्या ऐसा है, यस और नो, यस यस। इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। आपको देखना है कि हीलियम में यदि 2 प्रोटॉन हैं तो कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः हम परमाणु भार से, जब परमाणु भार से क्या कर देंगे, हम किसको घटा देंगे, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो हमारा जो भी मान निकलेगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाएगा। तो आप याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब हम परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं तो ये न्यूट्रॉन को संख्या को दर्शाता है। अतः नाभिक में हीलियम के क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे तथा 2 न्यूट्रॉन होंगे। हमारा बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको 4 नंबर का प्रश्न भी बिल्कुल सरल तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न में। और 5 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो आप बताइए कक्षक में स्थिति से। ए नंबर दिया गया है, बी नंबर दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन, और सी नंबर दिया गया है परमाणु का आकार, या फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये ओरिएंटेशन दर्शाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तथा कौन सा क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब 5 नंबर के बाद हम बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में और देखते हैं बड़े ध्यानपूर्वक लिखा है किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। आपको लर्न कर लेना है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको ना, ये मतलब ये वाला तत्व को बहुत कम निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यदि आप साइंस साइड से हैं तो याद रखिएगा, इन तत्वों को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंतर्गत या फिर एफ ब्लॉक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, तो ये पोलोनियम नाम का तत्व जो जिसका परमाणु क्रमांक 33 है, ये क्या है भैया, ये आपका ये जो है क्या है, सबसे ज़्यादा समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 7 नंबर के प्रश्न में। और 7 नंबर के प्रश्न में बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं कि क्या कह रहा है और उसके भी ऑप्शन को पाते हैं। क्या कर रहा है देखिएगा, ये आपको बोल रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आप बता सकते हैं क्या, यस बता सकते हैं तो बताइए। सबसे पहले लिखा है कि H2O, CO2, और बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है H2, फिर इसमें N2O तथा डी में H2O। तो आप इतना याद रखिएगा, जो भी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये एक ऐसा तत्व है जिसकी मात्रा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या है, सेकंड नंबर में आता है H2। तो आप जानते हैं कि जीवन जल ही जीवन है। और उसके बाद N2 है, N2 एक लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस मतलब कि हंसने वाली गैस। यदि ये हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती तो हम क्या करते हैं, हंसते ही रह जाते। तो अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये
क्या हो जाएगा CO2, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर के प्रश्न में क्या बोला गया है कि तत्व गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो तत्वों का गुणधर्म हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, उसके परमाणु का स्थान या आपका ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए नंबर का दिया गया है अणुभार या परमाणु भार, बी नंबर दिया है परमाणु का स्थान, डी नंबर दिया गया है परमाणु का नाम या परमाणु क्रमांक। तो हम क्या कह देंगे कि सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतः हम जो भी तत्व का गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। और 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये वाला भी प्रश्न है जो है इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भैया रासायनिक यौगिक की सबसे ज़्यादा छोटी इकाई कौन है, तो आप बताएंगे कौन सी होगी, परमाणु, ऑप्शन नंबर ए, बी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन, सी अणु। एक बात याद रखिएगा, यदि आपको ऐसा कुछ पूछे रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, याद रखिएगा परमाणु के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है यौगिक, यौगिक को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये शब्द किससे रिलेटेड है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे तब जाके अणु मिलेगा। तो यौगिक का सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा होगा, तो सी नंबर का ये अणु क्या होगा, ये छोटा होगा। अणु से छोटे होंगे परमाणु, और परमाणु में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो हम परमाणु को नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटा किसको मानेंगे, अणु को मानेंगे। चलिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न भी है वो भी बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सही मिलान कीजिए, जिसको हम थोड़ा सा ओवर कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं कि किस प्रकार से क्या दर्शाना चाहता है। सही मिलान में अंतर्गत क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इलेक्ट्रॉन, इसके मध्य में संबंध आपको दर्शाना है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, आप बता सकते हैं कि इसमें निगेटिव चार्ज होता है और इसका मान होता है -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है या आवेश होता है, ठीक है। बी नंबर का क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया, अतः ये क्या हो जाएगा, इसका जो होगा करेक्ट मिलान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये पहले नंबर का ऑप्शन होगा। फिर सी नंबर का क्या होगा, ये क्या प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में, पहले ही बता दिया गया है। तो आपका ये वाला सी का चौथा नंबर का ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर हाई इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में पाया जाता है, किस में, फ्लोरीन में, ठीक है ना। आपको याद रखना है एक ट्रिक, जिसमें भी जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व होंगे उसकी ट्रिक है इस प्रकार से, फोन से याद कर लीजिएगा। फोन से कौन सा, एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन। बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक ये आप याद कर लीजिएगा, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्वों की ये ट्रिक है, ठीक है ना। आपको 3 तत्व याद हो चुके होंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ 11 नंबर के क्वेश्चन में, और 11 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या होगा। आयनिक लक्षण क्या किस प्रकार से बढ़ता है, आपको मालूम है कि आयनिक लक्षण आपके जिस प्रकार से आप जब ग्रुप में कहाँ जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो आप कहाँ क्या बढ़ता है, आपका क्या बढ़ता है, सबसे पहले बताइए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, जिससे परमाणु भार बढ़ता है, और मतलब परमाणु साइज बढ़ता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या बढ़ता है, उसका साइज में इंक्रीज आता है। साइज में इंक्रीज आने के कारण इसमें क्या होता है, आयनिक लक्षण भी बढ़ता है। अतः हम जब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दर्शा रहा है, आप देखिएगा। आप जानते हैं कि ये किस समूह की, किस ग्रुप की बात करता है, तो उस ग्रुप को हम देख लेते हैं। ये हैलोजन ग्रुप की बात करता है, जिसके अंतर्गत तत्व सबसे पहला कौन सा आता है, आप जानते हैं कौन सा, आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन और फ्लोरीन, है ना। इस प्रकार से कुछ आता होगा ये समझ। चलिए सबसे पहले तत्व कौन सा आता है, फ्लोरीन। फिर आपको ट्रिक याद होगी, शायद नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले ट्रिक को याद कर लेंगे। सबसे पहला तत्व आता है फ्लोरीन, फिर उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, फिर आपका आता है आयोडीन तथा एस्टेटिन, ठीक है ना। आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। जब हम क्या करते हैं, आपको ये तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। बस 2 आप करेक्टर याद कर लीजिए। सबसे पहला करेक्टर, जब हम पीरियड यानी कि जो वामावर्त होती हैं आपकी, है ना, लाइन जो क्षैतिज में रखी होती हैं, उनको हम करते हैं पीरियड कहते हैं। तो जब हम पीरियड में दाएं से लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या होता है, उसके साइड में इंक्रीज होता है, क्या होता है, साइज घटता है, मतलब घटता है, ठीक है ना। और जब हम ग्रुप में डाउन अप टू डाउन जाते हैं या तो हायर टू लोअर की ओर जाते हैं तो साइज में इंक्रीज होता है। साइज में इंक्रीज होने के कारण इसके आयनिक लक्षण बढ़ते हैं। और आयनिक लक्षण क्या होते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको कहा गया है कि बढ़ता आयनिक लक्षण का क्रम कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा भैया। आप बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि अब ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए नंबर दिए गए हैं HI, HBr, HCl, इस प्रकार से ग्रेटर देन, इस प्रकार का चिन्ह दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला आपका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्या है, बढ़ता आयनिक लक्षण होगा, ठीक है, आपको याद हो चुका होगा।
चलिए भैया अब बढ़ते हैं आपके 12 नंबर के क्वेश्चन में। और 12 नंबर के क्वेश्चन एक बात याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कई हर एग्जाम में आ चुका है, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोसले। मोसले नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, अब आप जानते हैं डोबे राइनर ने क्या दिया था, त्रिक मॉडल दिया था। त्रिक आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। त्रिक मॉडल के अंतर्गत उसने तीन तीन के तत्वों के समूह बताए थे और उनके लक्षण के मध्य संबंध बताया था, परंतु ये फ्लॉप हो गया था, ठीक है ना। थॉमसन ने अपने पहले ही ट्रिक पढ़ लिया है, ईंट पर नाचो, जिसमें थॉमसन क्या क्या कर रखा था, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, अतः ये इलेक्ट्रॉन के खोज करते होंगे। रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज करता है। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक समझ आ चुका होगा ये 12 नंबर का क्वेश्चन। और 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं अपने कहाँ 13 नंबर के क्वेश्चन में। और 13 नंबर क्वेश्चन ये इस प्रकार से कुछ है, क्या है, सबसे मजबूत बंध कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या ऑप्शन दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड, बी नंबर का दिया है सिंगल बॉन्ड, सी नंबर का दिया है डबल बॉन्ड, या डी नंबर का दिया है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे न लगा दीजिएगा, ठीक है ना। किस लिए मजबूत होता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। आप ये ना समझ लीजिएगा किसी भी तत्व के साथ 3 बॉन्ड है तो ज़्यादा मजबूत होगा, 2 बॉन्ड हो गए तो उससे कम थोड़ा मजबूत होगा, सिंगल बॉन्ड है तो वीक होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मजबूत बॉन्ड होगा वो आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 13 नंबर का क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। मॉडर्न रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं भैया बता दो। क्या ए नंबर के मोसले साहब जान जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मॉडर्न रसायन विज्ञान के जनक को हम लिवाइजर के नाम से जानते हैं। ये लिवाइजर को माना जाता है मॉडर्न रसायन विज्ञान के फादर, ठीक है ना। मोसले क्या किया था, मोसले ने आवर्त सारणी प्रदर्शित की थी, जो मॉडर्न आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। आइंस्टीन आप जानते हैं E = mc², जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इनको हाँ ये कह सकते हैं कि इनको मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम थे, कौन थे, तो ये मिसाइल मैन थे। इनको हम किसी प्रकार के उसमें नहीं रख सकते, ये साइंटिस्ट थे और ये मतलब ये भारतीय साइंटिस्ट थे। आप इतना ही याद कर लीजिए इनके बारे में, ठीक है। अब आते हैं इस प्रकार के जो भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। और 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, ऐसे कुछ तत्व दिए गए हैं और इस तत्व के अंतर्गत क्या दर्शाया गया है, ये तत्व क्या दर्शा रहे हैं भैया देखिएगा। अब आप पा सकते हैं और देख सकते हैं, बता सकते हैं हमको कि क्या है इसमें, किस प्रकार से क्या दिया गया। ऊपर जो होते हैं तत्व के ऊपर किसको दर्शाया जाता है, परमाणु भार। आप देख सकते हैं कि इस वाले तत्व में परमाणु भार 14 है और इस वाले तत्व में भी परमाणु भार 14 है। अतः परमाणु भार सेम है तो सेम के लिए समान, और परमाणु भार के लिए भार, तो इसको क्या कर देंगे, समभारिक, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोबार। आपका बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। और अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में और देखते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। आप बता सकते हैं, कोसले तथा लेविस ने, नील्स बोर ने, सी नंबर हिटलर एवं लंदन ने, यह सभी। तो आप क्या कहेंगे कि कोसले तथा लेविस ने क्या किया था, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है ना। क्या किया था इसने क्या प्रदर्शित किया था। हिटलर व लंदन ने क्या दिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन्होंने प्रस्तुत किया था। नील्स बोर ने क्या किया था, इसने परमाणु मॉडल के बताया था, MBR = क्या 4π या 2π ऐसा कुछ संबंध इन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा वेरी इजीली। और अब आगे बढ़ते हैं आपके ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है ना। तो कोसले तथा लीव्स ने क्या किया था, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा इंक्रीज होती है और वेग डिक्रीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है कहता है ऊर्जा बढ़ता है तथा वेग बढ़ता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ती है तथा वेग भी बढ़ जाता है। आपको ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट तरीके से समझ आ चुका होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, संयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं। तो क्या होंगे, ये मेटालिक बॉन्ड से या फिर नॉन पोलर बॉन्ड से, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो क्या हो जाएंगे, ये जो सहसंयोजक यौगिक अणु आपस में जुड़े होते हैं ये आपके नॉन पोलर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड कहाँ किस में पाई जाएगी, ये धातु में पाए जाते हैं, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में पाया जाएगा, ये वीक बिल्कुल फोर्स होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक फोर्स होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, ये सभी जितने भी रासायनिक कह सकते हो अथवा जल में भी पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये गैसों के मॉलिक्यूल के मध्य पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ये सहसंयोजक यौगिक के मध्य में पाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपके प्रश्न नंबर 19 है, शायद 20 है, ऐसा कुछ है, ये लिखा गया है, सभी सही मिलान करें।
तो सही मिलान के अंतर्गत क्या करा जाता है कि क्या ये चार ऑप्शन जो भी ए बी सी डी दिए गए हैं, क्या इनमें से कोई जो भी करेक्टर हो दिए गए इन चार ऑप्शन में से, इनमें से 1 2 3 4 में से क्या मिल रहे हैं, यस और नो, इस तरीके से आपको मिलाना होता है। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले दिया गया है आपका ए, यहाँ लिखा गया है संयोजक यौगिक के अणु हैं, अणु, तो इनमें कौन सा आपको संबंध दिखा रहा है, तो ये जो है आपका बी नंबर भी पढ़ते हैं, विद्युत का सुचालक है, तो भैया ये ग्रेफाइट है, विद्युत का सुचालक होता है जो कि कार्बन का प्रूफ भी है। ठीक है ना। ठीक है। सी नंबर का क्या दिया है, धातु में ठोस, धात्विक ठोसों में पाया जाता है धात्विक बॉन्ड, अभी ही मेटालिक बॉन्ड के बारे में चर्चा की थी। H2O2 O3 Cl2 क्या है भैया, ये अपने सभी क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिए, ये सभी क्या हैं, गैस हैं, ये सभी गैस हैं, तो किसके, वंडर वाला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। सहसंयोजक यौगिक के अणु अध्रुवीय बंध के द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है ना। अब आपको समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर, शायद यहाँ तक कर दिया था, ये देखिए प्रश्न नंबर जो भी हो आपका शायद 21 होगा। ठीक है ना। 21 में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने प्रदर्शित किया था, तो परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने प्रदर्शित किया था, ये एर्विन श्रोडिंगर है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि रदरफोर्ड किसने किया था, ये इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की मोसले ने क्या किया था, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करा देता हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 22 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है सही मिलान कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो आप मिला देंगे ये वाली संख्या इससे मिल रही है। ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको ये मिलान मिलाना है, ये तो ए का 2 नंबर हो जाएगा। NaCl में बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, वैद्युत सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है, आप इस प्रकार से मिला देंगे। एंटी पार्टिकल है, ये पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। उपकोष होते हैं, उपकोष sp2p, ये क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, या फिर उपकक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, और 23 नंबर के क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया है, किसी यौगिक में विद्युत सहसंयोजी संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे किसमें पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, या दोनों। तो आपको याद रखना है कि आपका जो भी है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो भी ये आपके क्या है ना, विद्युत संयोजी तथा उप संयोजक बॉन्ड दोनों में पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम ब्रोमाइड में। ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और ये उप सहसंयोजक या फिर सहसंयोजी बॉन्ड नहीं पाया जाता। ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपका जो भी 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, रेडॉक्स रिएक्शन है क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन जब होती है, जब ऑक्सीडेशन के साथ क्या हो, रिडक्शन भी हो, तो अतः आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ, यानी कि दोनों। जब हम रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन साथ में जब दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आपके जो भी क्वेश्चन नंबर शायद ये 27 जो भी हो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है ना। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी, आप बता सकते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो आप बताइए कि कौन सी बॉन्ड की अधिकतम ऊर्जा होगी। जो बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा तो उसमें उसकी बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा, मतलब उसको उसमें उपस्थित बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते। आप जानते हैं कि सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं, ये जो है सबसे ज़्यादा जो होता है आपका मजबूत होता है आयनिक बॉन्ड, तत्पश्चात सहसंयोजक बॉन्ड, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अतः हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्या होता है, बंधन ऊर्जा इनमें बहुत ज़्यादा होती है। या फिर जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है, किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी, तो आयनिक बॉन्ड की सबसे ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 30, ऐसा ही कुछ होगा जो भी हो। ठीक है ना। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, अब आप बता सकते हैं। यदि 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सेम टू सेम उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन क्या दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक दर्शाते हैं। तो जिस भी तत्व में 18 परमाणु क्रमांक दिख रहा हो, उसी तत्व को आपको तो क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन देखिए, ध्यान करके आप देखिएगा, जब देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि आपके जो भी हैं आर्गन में कितने हैं, 18 प्रोटॉन, या परमाणु क्रमांक 18 है, और इसमें 18 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अतः क्या हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या दर्शाती है, कि परमाणु बाहर में जब हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। ठीक है। चलिए अब आपको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बाकी है, नहीं, अब आपका ये कंप्लीट सेशन रहा।
इस सेशन में क्या आपको समझ आया आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल का नाम है दी ज्ञान गुंजन, दी ज्ञान और फिर GUNGEN ऐसा करके ये आपका चैनल है प्यारा सा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो ना समझ आए हो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई अपने हैंड से दूंगा, ठीक है ना। और एक वीडियो और सेपरेट बना दूंगा जिसमें भी आप जिस टॉपिक को समझना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट में बता दिया होगा कि कैसा आपको लगा इस लेक्चर में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल।